बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, अफगानिस्तान के तालिबान से दोहा में मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात का अगला दौर कल तुर्किया में होने जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में दहशतगर्दी जारी है। आज भी खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला हंगू में बम धमाका हुआ है, जिसमें सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑपरेशन असद जुबैर समेत 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि पहले बरियामीना पुलिस स्टेशन के करीब एक धमाका हुआ, जिस पर एसपी असद जुबैर पुलिस एहलकारों के हमरा जाए वकुआ की तरफ रवाना हुए। जैसे ही एसपी असद की गाड़ी जाए वकुआ पर पहुंची तो दूसरा धमाका हो गया, जिसके नतीजे में एसपी और 2 एहलकार शहीद हो गए। आज खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों टांग और लकी मरवत में भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाइयां की हैं और 8 खारजी दहशतगर्द हलाक किए हैं। पाकिस्तान और अफगान तालिबान ने दोहा में मुज़ाकरात के बाद जंगबंदी पर इत्तफाक किया था। इन मुज़ाकरात में यह भी तय किया गया था कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी फौरी बंद की जाएगी। यह मुआहिदा 19 अक्टूबर को हुआ था और फिर 20 अक्टूबर को ही डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेज और खवारिज की झड़प हुई, जिसमें 8 खवारिज हलाक हुए। ये खवारिज गैस कंपनी की पाइपलाइन बिछाने वाले अमले पर हमला करने का इरादा रखते थे। 22 अक्टूबर को शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मेरान शाह में मुसल्लह अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग की, जिससे गाड़ी में सवार 6 अफराद जाबाहक हो गए। मुआहिदे के मुताबिक दहशतगर्दी की कार्रवाइयां तो जारी हैं, लेकिन तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि दोहा मुज़ाकरात के बाद अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर कोई हमला नहीं हुआ। प्रेस ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था, मुज़ाकरात का अगला दौर कल तुर्किया में होने जा रहा है। अफगान तालिबान पर जोर देते हैं कि पाकिस्तान के खदशात दूर करें और आलमी बरादरी के साथ किए गए वादे पूरे करें। Pakistan also look forward to the establishment of a concrete and verifiable monitoring mechanism in the next meeting to be hosted by Turkey in Istanbul on 25th October 2025 to address the menace of terrorism emanating from Afghan soil towards Pakistan and prevent any further loss of life of Pakistanis. नाज़रीन, ये खबरें भी हैं कि अफगानिस्तान चित्राल से निकलने वाले दरियाए कुनट पर डैम तामीर कर रहा है। तुर्किया में कल होने वाले मुज़ाकरात में अफगानिस्तान को पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात खत्म करने की संजीदा कोशिशें करना होंगी। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मलिहा साहिबा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का। मलिहा साहबा, ये फरमाइएगा, क्योंकि एक लंबे अरसे से ख़ास तौर से जब से ये इंटरम सेटअप तालिबान हुकूमत का अफगानिस्तान के अंदर आया, तो पाकिस्तान सिफारती सतह पर उनसे बातचीत जारी किए हुए था, लेकिन फिर हमने देखा कि गुज़िश्ता हफ्तों के दौरान 10 दिन तक ये हालात संजीदा रहे और ख़राब हुए, शहादतें भी हुई और हलाकतें भी हुई। तो अब आप क्या समझती हैं कि जो तमाम मुज़ाकरात हो रहे हैं, पहले कतर में अब तुर्किया में, इनसे हमें क्या उम्मीद रखनी चाहिए और क्या ये मामला जो है वो इन मुज़ाकरात में हल होते हुए नज़र आ रहे हैं? उम्मीद तो यही है कि जो अगला दौर है मुज़ाकरात का पाकिस्तान और अफ़गान ऑफिशियल्स के दरमियान वो प्रोडक्टिव होगा, पॉजिटिव होगा। ऑप्टिमिज़म तो है, कॉशियस ऑप्टिमिज़म हम कह सकते हैं। पहला दौर हो चुका है जिसमें कि एक एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल तो हो चुकी है और उसमें यही है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से कोई ग्रुप को ना वो हिमायत करेंगे और ना ही इजाज़त देंगे कि वो पाकिस्तान पे उस किस्म के हमले करे, जिससे कि आपने भी जिसका ज़िक्र किया, जो कि पिछले बल्कि 4 साल से हो रहे हैं और जिसमें ज़ाहिर है टेंशन्स बढ़ते जा रहे हैं दोनों मुल्क के दरमियान और पाकिस्तान में हमारे सिक्योरिटी पर्सनल की बहुत सारी शहादतें हुई हैं। तो उम्मीद तो यही है कि टर्की में जो राउंड होगा वो कंक्लूसिव होगा और वो उस एग्रीमेंट को फाइनलाइज करेगा और साथ साथ किसी किस्म का मॉनिटरिंग मेकनिज़म जो है वो इस्टेब्लिश करेगा और ताकि वेरीफाई हो सके कि अगर अटैक्स हो रहे हैं तो अफ़गान सॉइल से हो रहे हैं और आखिर उन्होंने अफ़गान अथॉरिटीज़ ने किया क्या है एग्जैक्टली टू स्टॉप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। आप क्या समझते हैं कि इसमें कतर का और तुर्की का किरदार क्या होगा, खास तौर पर तुर्की का, क्योंकि तुर्की PKK जैसी तंजीमों से इससे कबल जो है वो लड़ भी चुका है, उनको गैर मुसल्लह भी कर चुका है, और फिर सालिसों का आना वो किस किस्म की गारंटी दे सकते हैं पाकिस्तान को अफगानिस्तान के हवाले से? तुर्की का रोल क्या रहेगा इन मुज़ाकरात में? अब देखिए, असल चीज़ तो बाहमी है। असल मुज़ाकरात और जो डील होनी है वो मीडिएटर्स का रोल ज़रूर हो सकता है, लेकिन वो डील तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान होनी चाहिए। ये ज़रूर है कि दोहा में जो पहला राउंड हुआ बातचीत का, उसमें टर्की के और कतर के इंटेलिजेंस के जो ऑफिसर्स थे वो शामिल थे। तो किसी हद तक आप कह सकते हैं कि इन दोनों ममालिक का जो रोल रहा है वो बड़ा इम्पोर्टेंट रहा है, इसलिए कि
जब दोनों पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों मुल्कों के ताल्लुकात इतने बिगड़ चुके थे, तो फिर ज़ाहिर है इतना ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट था कि मीडिएशन के बगैर शायद मुमकिन नहीं था बातचीत को शुरू करना। तो अब उनका आगे रोल क्या रहता है, मुश्किल है कहना, लेकिन ये तवक्को करना कि वो गारंटर्स होंगे, मैं समझती हूँ कि ये अब बाहमी मामला हो जाएगा, ये आपस में ही तय करना पड़ेगा। हाँ, उनका एक तरह से आप कह सकते हैं रोल ज़रूर रहेगा, लेकिन असल जो गारंटी है वो ये हम दोनों मुल्क ये दोनों ने एक दूसरे के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे दूर करने होंगे। लेकिन अब साफ सिफारती महाज पर देखा जाए तो पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ये कह चुके हैं ख्वाजा आसिफ साहब के हमने वहाँ पे वीज़े अप्लाई किए थे, इससे कबल भी पाकिस्तान के वफूद वहाँ पर जा चुके हैं, लेकिन इस दफ़ा तो उन्होंने वो एक्सेप्ट ही नहीं किया और वो वीज़े भी जारी नहीं किए कि पाकिस्तान वहाँ पर इन टॉक्स को आगे बढ़ा सके। तो अफगानिस्तान पर किस हद तक बड़ी जिम्मेदारी है और आप क्या समझते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं, जिस तरह की बातचीत चल रही है और जिस तरह का अफगानिस्तान का रवैया है, बेशक वो भारत का विजिट हो या वो बाकी तमाम तर मामलात हों, उसके अंदर पाकिस्तान जो इस वक्त कर रहा है उसमें मजीद क्या ऐड ऑन करने की जरूरत है सिफारती तौर पर, क्योंकि ये तो एक डेडलॉक बरकरार था अफगानिस्तान की तरफ से जिन्होंने सिफारतकारी को रोका हुआ था। नहीं, ये दुरुस्त नहीं है कि उन्होंने सफारतकारी को रोका था। दुरुस्त बात यह है कि उनके सरजमीन से हमले हो रहे थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने भी फिर सोचा कि हम इतनी दफ़ा हाई लेवल डेलीगेशन भेज चुके हैं और हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो 3 दफ़ा जा चुके हैं काबुल, तो हमारी तरफ से तो हमने कभी नहीं सफारती चैनल को रोका और उनकी तरफ से भी मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा कदम उन्होंने लिया। लेकिन जाहिर है जब बॉर्डर पे क्लैशेस इतने सिवियर हुए और जब दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव इतना सख्त हो गया, इंटेंस हो गया, तो फिर तो जाहिर है द डोर फॉर डिप्लोमेसी आप कह सकते हैं कि वो फिर नैरो हो गई या शट ही हो गई और फिर उसी की खातिर उसी के लिए मीडिएटर्स की ज़रूरत पेश आई और टर्की और कतर ने फिर एक रोल प्ले किया। तो मेरा ख्याल है हमें अब देखना चाहिए कि क्या ये जो नेक्स्ट राउंड है वो किस हद तक, मेरा तो ख्याल है फैसला कुन होना चाहिए एंड उम्मीद तो यही है कि वो होगा। अच्छा, एक लास्ट में इसमें आपसे चीज़ आना चाहूँगा, पाकिस्तान ने कहा था कि वो सबूत पेश करेगा और यकीनी तौर पर जब कतर के अंदर ये मामला हुए तो पाकिस्तान ने वहाँ पर अपने सबूत पेश भी किए होंगे कि किस तरह टीटीपी को टीटीए सपोर्ट कर रही थी या उनकी सरजमीन जो है वहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी। इस तरह की मीटिंग्स के अंदर किस किस्म के सबूत पेश किए जाते हैं और फिर वो उनकी वैल्यू किस हद तक बढ़ जाती है कि वो बाउंड कर सकें ख़ासतौर पर अफगानिस्तान को कि वो टीटीपी के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके? देखें, इसमें तो कोई ढकी छुपी बात है ही नहीं कि वहाँ से उनकी सरजमीन से अटैक्स हो रहे हैं, तो उसमें ये कहना कि जी सबूत पेश करेंगे तो फिर वो बात मानेंगे, उनको मालूम है, तालिबान लीडर्स नो वेरी वेल कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। जहाँ तक सबूत पेश करने का ताल्लुक है, जाहिर है वो तो सिर्फ इंटेलिजेंस के पास ही होगी, किस नौयत का सबूत है उनके पास। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये तो बड़ी खुल्लम खुल्ला बात थी ना कि उनकी तरफ से अगर उनकी किसी हद तक हिमायत ना होती तो टीटीपी इस तरह से एक्ट नहीं कर सकता था, इस तरह से ऑपरेट नहीं कर सकता था। तो मैं समझती हूँ अगेन ये ज़रूरी होगा, इसीलिए तो मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म सेटअप होने की उम्मीद है और वेरिफिकेशन की भी, ताकि इस किस्म की अगर क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी होती है तो उसको फ़ौरन उसका ना सिर्फ नोटिस लिया जाए बल्कि उसको एड्रेस किया जाए। तो मेरा ख्याल है ये एक लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क जिसकी ज़रूरत है। आई होप कि वो टर्की में उस किस्म की कोई एग्रीमेंट इमर्ज करे और वो फाइनलाइज हो। ठीक, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और अपनी राय के हवाले से आगाह करी थी। इसी तमाम तो सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी एहसानुल्लाह टीपू साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एहसान साहब, ये फरमाइएगा, आपको क्या लगता है कि ये जो अब तक की पेशरफ्त है इससे अब तक हासिल वसूल क्या हुआ है? क्या इस पर अमल दरामद हुआ जो कुछ कतर में तय हुआ था और फिर आगे क्योंकि इसी की कंटिन्यूटी होगी जो कि हमें अंकारा में नजर आएगी? टर्की और कतर के मीडिएशन में वहाँ पे यानी मुज़ाकरात का फर्स्ट राउंड हुआ, लेकिन उसमें यानी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मीडिया में की गई कि कोई एग्रीमेंट हुआ है फॉर्मल किस्म का, लेकिन वहाँ मेरे ख्याल में सिर्फ जो बात हुई थी वो सीज़ फायर के हवाले से हुई थी कि पहले सीज़ फायर होगा, उसके बाद जो बाकी मामला हैं जो पाकिस्तान के खासकर कंसर्न्स हैं
कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। जब से तालिबान की हुकूमत आई है, मुख्तलिफ जो दड़ हैं एंटी पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तानी तालिबान के मुख्तलिफ दड़ हैं, और अभी ये रिपोर्ट्स भी कि वहाँ पर जो बलोच आर्म्ड सेपरेटिस्ट हैं BLA और उनका जो मजीद ब्रिगेड है उनकी जानिब से भी, तो मेरे ख्याल में ये जो असल मामलात होंगे ये टर्की में इस पे यानी बातचीत होगी। कल से वो राउंड शुरू हो रहा है और मेरे ख्याल में वो एक दिन तक महदूद नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सीरियस किस्म के मसाइल हैं और उस पर हो सकता है कि वो चीज़ एक्सटेंड कर जाए 2-3 दिनों तक। लेकिन मीडिएटर जो हैं ये यानी दोनों, चाहे कतर हो या टर्की हो, तो उन दोनों के ताल्लुकात जो हैं ख़ासकर पाकिस्तान के साथ भी बड़े अच्छे हैं, और फिर कतर के जो ताल्लुकात हैं अफगानिस्तान के साथ, वो पिछले कुछ अरसे यानी जब से तालिबान की हुकूमत आई है तो उनके काफ़ी अच्छे भी हैं ताल्लुकात और काफ़ी हद तक उनका इन्फ्लुएंस भी है। यानी अगर मेरी अपनी जो असेसमेंट है उसके मुताबिक करंटली अगर हम देख लें तो कतर पूरी दुनिया में वाहिद मुल्क है जिनका काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस है अफगान तालिबान पे, और ख़ासकर जो उनका कंदहारी जो दड़ा है उस पर। तो ये एक यानी अच्छी पेशरफ्त है, डिप्लोमेसी को मौका मिलना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अभी भी मेरे ख्याल में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जिस तर्ज के मामला ग्राउंड पे हो रहे हैं, आज भी 2-3 बड़े तर्ज के हमले हुए हैं। हंगू में हमने देखा कि वहाँ पे SP रैंक के ऑफिसर जो हैं वो शहीद हो गए हैं। बलूचिस्तान से भी कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो उसमें कोई हम यानी कमी नहीं आई, उसमें हम यानी मुसलसल वो इजाफा हम वो देख रहे हैं कि एक साइड पे तो मुज़ाकरात हो रहे हैं, सीज़ फायर हो चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन ग्राउंड पे जो पाकिस्तानी तालिबान के दड़े हैं वो मुसलसल हमले कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एहसान साहब आप क्या समझते हैं? दो पहलू हैं, एक तो कतर और तुर्की का किरदार क्या होगा, क्योंकि तुर्की खुद जो है वो इटसेल्फ माजी में शिद्दत पसंद तंजीमों के खिलाफ उनसे मुज़ाकरात करता रहा है और गैर मुसल्लह भी उन मुज़ाकरात के नतीजे में उन्होंने उसको किया है। तो कतर और तुर्की की मौजूदगी के अंदर क्या कोई जिम्मेदारी लेगा इस तमाम सूरत हाल के हवाले से कि अगर अफगानिस्तान अमल दरामद नहीं करता, TTA अमल दरामद नहीं करती, जो भी वहाँ पर बात तय पाती है, और क्या कोई ऐसा मुआहिदा हो सकता है जिसके तहत TTA TTP के खिलाफ कार्रवाई करे या उसे महदूद कर सके? ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जानिब से एक अच्छी वो पेशरफ्त है कि उन्होंने इन्वॉल्व किया है कतर को भी और टर्की को भी, और दोनों के अच्छे ताल्लुकात है अफगानिस्तान के साथ भी। और अब ख्वाजा आसिफ साहब हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कई मौकों पे कहा भी है कि ये एज ए गारंटर होंगे वहाँ पे कि जो भी मामला तय होंगे दोनों ममालिक के बीच में, तो जो भी वायलेशन होती है तो ये दोनों ममालिक बीच में दोबारा एंगेज होंगे और उनको कहा जाएगा। एक अच्छी पेशरफ्त है, लेकिन एक चीज़ समझनी चाहिए कि अफगान तालिबान जो है तो वो यानी एक एस्टैब्लिश पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक एंटिटी नहीं है जिस तरह दुनिया के बाकी ममालिक हैं। वो एक नज़रिए के तहत वो ऑपरेट करती है, उनका अपना नज़रिया है, और उसी नज़रिए की वजह से वो TTP को या बाकी जो तालिबान के दड़ हैं, और सिर्फ ये नहीं कि जो पाकिस्तान मुखालिफ, यानी उसमें कुछ ऐसे तंजीमें भी हैं जो बैनुल अक़वामी लेवल के हैं, जिस तरह अलकायदा है वहाँ पे जैशुल अदल के नाम से एक तंजीम है, एंटी चाइना TIP और ETIM वगैरह भी वहाँ पे, अब सेंट्रल एशिया की कुछ हैं इस तरह की तंजीमें, वो भी अफगानिस्तान में। तो उन सब का ख्याल रखा जा रहा है अफगानिस्तान में, और वो एक नज़रिए के तहत, उनका नज़रिया वही जिहादी नज़रिया कि ये लोग 20 साल हमारे साथ लड़े नेटो फोर्सेस के खिलाफ, अशरफ गनी गवर्नमेंट के खिलाफ, तो हम अब इसको अबैंडन नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स होने चाहिए, लेकिन साथ में ये वाला जो पहलू है उस पर भी नज़र रखना चाहिए कि जिस तरीके से भी हो सके उलमाए कराम जो है खासकर पाकिस्तानी, उनका एक इन्फ्लुएंस रहा है ट्रेडिशनली अफगान तालिबान पे, एक ही मसले के लोग हैं, तो उनको भी बीच में अगर इन्वॉल्व करना चाहिए। तो जब तक मामला दोनों साइड से डील होंगे, फिर मुझे लग रहा है कि ग्राउंड पे उसके कुछ नतीजे जो है वो सामने आना शुरू हो जाएंगे। फिलहाल जो है यानी अनकरा में चीज़ें होंगी, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि पर्सनली मेरी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि अभी तक अफगान तालिबान ने, पाकिस्तान ने कई मौकों पर बहुत कोशिश की, चाइना को इन्वॉल्व किया रिसेंटली, ट्राईलेटरल जो मैकेनिज्म है, लेकिन उसका भी कोई यानी हमें रिजल्ट नज़र नहीं आया। इस दफ़ा यानी ये दो ममालिक कर रहे हैं, मौका मिलना चाहिए, लेकिन दोबारा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है कि जो कल होने जा रही है, क्योंकि पैरामीटर्स का कहा जा रहा है कि उसके अंदर पैरामीटर्स तय होंगे और दीगर मामला तय होंगे, बॉर्डर पर किस तरह मॉनिटरिंग की जाएगी, ये तमाम चीज़ें जिसके हवाले से मुख्तलिफ बातें हो रही हैं कि ये तमाम चीज़ें अब अंकारा में तय हो सकती हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि पहले फेज़ में क्या पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, और क्या हम इस पोजीशन पर पहुंच गए हैं कि TTA इस पोजीशन पर डिसाइड करे कि उसने पाकिस्तान के साथ अच्छे तरीके से चलना है या उसने TTP को सपोर्ट करना है? क्या उस पोजीशन तक हम पहुंच चुके हैं, या जो अबूरी सेटअप है उसको ये बात बावर कराने में कामयाब हुए?
अफगान तालिबान से जब हमारी बात होती है तो वो यानी वो कहते हैं कि अगर टीडीपी के खिलाफ हमने एक्शन लेना शुरू किया या फोर्सफुली वहाँ से निकालना शुरू किया तो ये लोग जा सकते हैं दाइश खुरासान जो है उनकी जानिब। और वो ये आर्गूमेंट भी देते हैं कि दाइश खुरासान की बुनियादी टीडीपी के लोगों ने रखी। दूसरी जानिब जो पाकिस्तानी ऑफिशियल से हम बात करते हैं तो वो आर्ग्यू करते हैं कि अफगान तालिबान जब एक्शन लेने पे आते हैं तो वो ISKP जैसी मजबूत तंजीम जिनके यानी ग्लोबल टाइज भी हैं उनके खिलाफ जब एक्शन लिया तो उन्होंने भरपूर तरीके से लिया, उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाया। लेकिन हम जब TTP का इशू उठाते हैं तो वो एक्सक्यूजेस लेके आते हैं। तो मेरे ख्याल में ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है और इन दोनों ममालिक को इन्वॉल्व करना भी यही कि ये गारंटर बने, क्योंकि पाकिस्तान ने जो अपनी एफर्ट्स की थी वो उसका कोई नतीजा नहीं निकला। वो अफगान तालिबान ने सुनने के लिए तैयार नहीं। अभी भी अफगान तालिबान आप किसी से भी पूछे यानी वो कहते हैं कि यहाँ पे TTP का वजूद ही नहीं है, यानी ऑन द रिकॉर्ड वो ये कहते हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड वो फिर खुद एडमिट भी करते हैं। बल्कि काबुल में कुछ ऐसे भी तालिबान के लोग हैं कि जो पाकिस्तानी कंसर्न्स को समझते भी हैं कि हाँ ये पाकिस्तान के लीजिटिमेट कंसर्न्स हैं और इस हवाले से हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन वो कोट करते हैं कंदहार को कि वहां से हमारे ऊपर प्रेशर है, उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। तो एक है क्राइसिस, बहुत बड़ा क्राइसिस है इंटरनली अफगानिस्तान के अंदर भी। फिर तालिबान की अपनी जो एक सोच है, मुख्तलिफ किस्म की सोच वहां पे एग्जिस्ट कर रही है और वो हमने मादी में भी देखा गर्ल्स एजुकेशन के हवाले से कि एक दड़ा कुछ और सोच रहा है, दूसरा कुछ और सोच रहा है और उसी का खमियाजा जो पाकिस्तान भी भुगत रहा है। TTP का भी एग्जैक्टली वही है कि कुछ लोग हैं जो पॉलिटिकल फेस है अफगान तालिबान के, वो तो पाकिस्तानी कंसर्न को यानी सुनते भी हैं और समझते भी हैं, और कुछ ऐसे हैं जो रेडिकल एलिमेंट्स है वो कहते हैं कि यानी उनके अपना सोच और नजरिया है और वो एक्सटेंशन चाहते हैं इमारात की जो खैबर पख्तूनख्वा की जानिब। कतर, आपने जो तुर्की की बात की तो तुर्की के जो खासकर जो MIT उनकी जो इंटेलिजेंस है, उनकी जो चीफ है इब्राहिम, उनका बड़ा कलीदी किरदार है पिछले कुछ सालों में और उससे पहले भी जब वो प्रेसिडेंसी के तर्जुमान भी थे। मिडल ईस्ट में जो क्राइसिस हैं, चाहे इराक में हो, खासकर सीरिया में, आजकल फलस्तीन का इशू, फिर यूक्रेन और नेटो के बीच में जो मामला चल रहे हैं तो उसमें भी टर्की जो है वो फ्रंट पे यानी खेल रहा है। तो उस हवाले से यानी उसका इन्वॉल्व करना मेरे ख्याल में ये एक अच्छी पेशरफ्त है। उनको इन चीज़ों की समझ भी है कि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कैसे की जाती है और कतर भी मीडिएटर है अमेरिका और तालिबान के बीच में। तो अच्छी एफर्ट से बिल्कुल मौका मिलना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को अपने कंसर्न्स बड़े साफ तरीके से वहां पे रखने चाहिए कि ये हमारे हैं और वो जब एड्रेस नहीं होंगे तो बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा ही रहा इन मुज़ाकरात के अंदर, वो बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से था। लेकिन पाकिस्तान जो अपना एक इमेज या अपना स्टांस जो रखा है वो सिर्फ बॉर्डर पर नहीं रखा हार्ड स्टेट का, बल्कि वो मुल्क के अंदर भी अमन व अमान का अगर कोई मसला हो रहा है और कहीं खराबी हो रही है तो वो वहां पर भी जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है एक हार्ड स्टेट के तौर पर। इस पर भी आपसे बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान ने बतौर एक रियासत हार्ड स्टेट बनने का फैसला कर लिया है। यह तय कर लिया गया है कि न सिर्फ दहशतगर्दों से निपटा जाएगा बल्कि दहशतगर्दों के हर सहूलतकार और हर नजरियाती साथी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। शिद्दत पसंद चाहे कोई तंजीम हो, कोई मुसल्ला गिरोह हो या बैरूनी ताकतों के इशारों पर काम करने वाला नेटवर्क, रियासत अब किसी को रियायत नहीं देगी। जो बंदूक उठाएगा वो कानून की जद में आएगा। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत यकसू है कि मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं। इसलिए पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनना मजबूरी भी है और जरूरी भी। Needs to be a hard state, a country whose all institutions, whose all departments, organizations, divisions, allied departments, they are working as per the law, they are fully operational, and everything is being done as per the constitution, is a hard state. इसी सिलसिले की एक अहम कड़ी के तौर पर वफाकी वजारत दाखिला ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर बाकायदा पाबंदी आयद करते हुए उसे कलअदम करार दे दिया है। वजारत दाखिला ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी का एलामिया जारी करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत समझती है कि कलअदम TLP दहशतगर्दी में मुलव्विस है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को फर्स्ट शेड्यूल के तहत दहशतगर्द जमातों की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक वजारत दाखिला ने इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत TLP को कलअदम करार दिया। इस जमात पर पाबंदी की सिफारिश पंजाब की जानिब से की गई थी। तहरीक लब्बैक की माली मुआवनत करने वाले 3800 अफराद का सुराग भी लगाया गया है। अब उनके खिलाफ भी दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। इन दहशतगर्द जमातों को फाइनेंस करते रहे हैं, उनका सुराग लगा लिया गया है। 3800 फाइनेंसर्स हैं जी जो इनको फंडिंग करते रहे हैं। ये फाइनेंसिंग तो यकीनन रोक दी गई है, तमाम अकाउंट्स उनके फ्रीज हैं, लेकिन अगर कोई किसी भी तरह इनको फाइनेंस करने की कोशिश करेगा तो उसको उन लोगों को प्रोसिक्यूट किया जाएगा और दहशतगर्दी के पर्चे भी जो हैं वो इनके ऊपर बनेंगे।
रियासत पाकिस्तान वाज़ेह है कि तकरीबकारी चाहे जिस शक्ल में हो और जिस भी नाम से हो, उसके खिलाफ संजीदा कार्रवाई की जाएगी। अब पाकिस्तान एक हार्ड स्टेट बनेगा, यहाँ हुक्मरानी सिर्फ आइन की होगी और कानून की होगी। अब इसी तमाम तो सूरत हाल पर करने के लिए एहसानुल्लाह टीपू साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। एहसान साहब, ये फरमाइएगा, पाकिस्तान ने जो फैसला किया जिसमें हमने देखा कि TLP के खिलाफ भी कार्रवाई है, उसके अलावा TTP के खिलाफ भी कार्रवाई है, वो बॉर्डर की सतह पर हो या वो अंदरूनी सतह पर हो, जो शरपसंदी करेगा या पाकिस्तान के अमन को ख़राब करेगा उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। आप समझते हैं कि ये इत्मीनान बख्श हैं तमाम कार्रवाइयाँ, या इसमें मजीद इजाफा भी होना चाहिए? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, ये शुरू से ये करना चाहिए था, क्योंकि पूरी दुनिया में जो टेररिज्म है उसके हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। कोई भी टेररिज्म को यानी टॉलरेट नहीं करता, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि यानी काफ़ी इस हवाले से फ्लेक्सिबिलिटी थी। ये अच्छा है, इनको बिल्कुल इंप्लीमेंट इन चीज़ों को होना चाहिए और अक्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए। जहाँ पे भी हो, जिस सूबे में जो भी मसला आ रहा हो या सिक्योरिटी के हवाले से, तो उनको एड्रेस करना चाहिए। बहुत बड़ा ये कदम है TLP के हवाले से, और मेरे ख्याल में मरियम नवाज साहिबा को क्रेडिट बिल्कुल मिलना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने उनको टैकल किया। दूसरा जो है, यहाँ पे हमेशा से एक फोकस रहा है, खासकर मैं अगर TTP वगैरह या ये जो तालिबान की मिलिटेंसी उनकी बात करूं, कि यूज़ ऑफ फोर्स पे हमने रिलाई किया है पिछले 20 साल में। इसके साथ जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं, खासकर वहाँ पे गवर्नेंस के शदीद इशू है कबायली इलाके में, और बाकी जो खैबर पख्तूनख्वा, खासकर जनूबी खैबर पख्तूनख्वा, और उसके साथ वहाँ पे डेवलपमेंट के भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह उनके भी शदीद मसाइल हैं। और फिर जो सूबाई हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट के बीच में एक पॉलिटिकल हम पोलराइजेशन देख रहे हैं कि टोटली वो डिफरेंट एंगल से दोनों सोच रहे हैं। उस पर भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मिलिटेंसी टेररिज्म का इशू है, ये पूरे खैबर पख्तूनख्वा को, यानी इनिशियली ये चीज़ें स्टार्ट हो गई थी कबायली इलाके में, फिर साउथ खैबर पख्तूनख्वा के जो 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अब पेशावर तक इनकी वो एक्सपेंशन हो चुकी है, वहाँ पे भी हमले हो रहे हैं, और मुख्तलिफ किस्म के दड़ हैं। यानी एक तरफ पाकिस्तानी तालिबान के दड़ हैं, दूसरी तरफ जो दाइश खुरासान है उनके लोग भी यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। तो मेरे ख्याल में कि मजीद पाकिस्तान के पास ना टाइम नहीं है, उनको एक्शन लेना होगा, और अब एक्शन ऐसा लेके ग्राउंड पे नजर आए। और लोग जो हैं, जो एक ट्रस्ट डेफिसिट हम देख रहे हैं मकामी जो लोग हैं और रियासत के बीच में, वो तब रिस्टोर होगा जब उनको लगे कि हाँ ग्राउंड पे ये परफॉर्म कर रहे हैं। उसकी एक मिसाल कि जिस तरीके से इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान ने परफॉर्म किया, तो पूरी कौम फौज के साथ खड़ी हो गई, रियासत के साथ खड़ी होगी। अगर इस फ्रंट पे भी पाकिस्तान ने, रियासत ने परफॉर्म किया, तो यही खैबर पख्तूनख्वा की जो अवाम है, ये रियासत के साथ भरपूर तरीके से खड़ी होगी। तो इस पे काम करने की ज़रूरत है, सिर्फ यूज़ ऑफ फोर्स नहीं, उसके साथ जो बाकी चीज़ें हैं वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो चीज़ें जो हैं, बैड गवर्नेंस, पोलिटिकल पोलराइजेशन वगैरह, सोशल अनरेस्ट, वो डायरेक्टली फीड कर रही है मिलिटेंसी को। तो उन पे भी काम करना होगा, ताकि ये मसला ये ना हो कि ठीक है। आप समझते हैं कि बहुत से ऐसे जगह हैं जहां पर काम करने की मजीद अभी जरूरत भी है। बहुत शुक्रिया आपका, एहसानुल्लाह टीपू साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि जो बल्दियाती इंतखाबात पंजाब में जो एक्ट में तब्दीली हुई है, उससे क्या फ़र्क पड़ने जा रहा है, क्या बल्दियाती निज़ाम उससे मजबूत हो रहा है या कमज़ोर हो रहा है, और क्या ये इंतखाबात वाकई होने भी जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे हैं। इस पर बात एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात अब नए बल्दियाती एक्ट 2025 के तहत होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दिसंबर में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल वापस ले लिया है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को 4 हफ्तों की मोहलत दी है ताकि नई हल्काबंदियां और कानून तैयार किए जा सकें। एलामिया में कहा गया है कि इस मोहलत में मजीद इजाफा नहीं किया जाएगा। नए कानून के मुताबिक हर यूनियन काउंसिल में 9 काउंसलर्स बराह रास्त मुंतखब होंगे और ये इंतखाबात गैर जमाती बुनियाद पर होंगे। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सूरत हाल मुश्किल है, क्योंकि पार्टी के पास इंतखाबी निशान मौजूद नहीं है। अगर PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में जीत भी जाए तो बाद में तहरीक इंसाफ में शामिल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि नए कानून के मुताबिक मुंतखब काउंसलर्स को 30 दिन में किसी सियासी जमात में शमूलियत जरूरी है। PTI का इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस भी गुज़िश्ता 19 माह से इलेक्शन कमीशन में ज़ेर इल्तवा है और लाहौर हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर की वजह से इसकी समाअत नहीं हो पा रही। दूसरी जानिब बल्दियाती इंतखाबात के साथ साथ लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 में कई नई शिकें शामिल की गई हैं। अब लोकल गवर्नमेंट का इजलास हर 2 माह बाद लाजमी तौर पर होगा, और अगर ऐसा ना हुआ तो कार्रवाई की जा सकेगी। मकामी हुकूमतों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तरक्याती मंसूबे चलाने का इख्तियार दिया गया है। मुंतखब नुमाइंदे गजट नोटिफिकेशन के 30 दिन के अंदर किसी सियासी जमात में शामिल हो सकेंगे। शहरी लोकल टैक्सों के खिलाफ 45 दिन के अंदर अपील कर सकेंगे। बिल में वाज़ेह किया गया है कि बल्दियाती इदारों के असासे, जायदादें और वाजबात नई मकामी हुकूमतों को मुंतकिल किए जाएंगे, और हर नई हुकूमत पिछली हुकूमत की जायदाद, अफसरान और वाजबात की जानशीन होगी। यह अमल इंतखाबात से पहले मुकम्मल किया जाएगा। नए बिल में यूनियन काउंसिल सिस्टम बहाल किया गया है। 7 लाख से ज्यादा आबादी वाले इलाकों में
टाउन कॉरपोरेशंस कायम होंगी, यूनियन काउंसिल और अब अपना बजट बनाने, मंजूर करने, टैक्स और फीस वसूल करने का इख्तियार हासिल होगा। बिल में मसालती कमेटियों के कयाम की शिक शामिल है और कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस यानी CBOs के कयाम और रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार शामिल किया गया है। तरक्याती मंसूबों में CBOs को 20% शराकत और 80% फंड हुकूमत से फराहम किया जाएगा। CBO के फंड सिर्फ सरकारी बैंकों में रखे जाएंगे और उनके असासे एग्जीक्यूटिव कमेटी के नाम पर होंगे। अगर कोई CBO तहलील हो जाए तो उसके असासे मकामी हुकूमत को मुंतकिल कर दिए जाएंगे। बिल के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर्स तमाम जिलाई अथॉरिटीज के रुकन होंगे। कसाब खानों का इंतजाम, सफाई और निगरानी अब मकामी हुकूमत की जिम्मेदारी होगी, जिन्हें कम अज कम 3 साल के लिए आउटसोर्स किया जा सकेगा। गैर कानूनी मार्केटों पर पाबंदी होगी और लाइसेंस के इजरा, मनसूखी या मुअत्तली की इतला उर्दू और मकामी जबान में दी जाएगी। बिल के मुताबिक मकामी हुकूमतों को जमीन के इस्तेमाल का मंसूबा तैयार करने, सड़कों, रोशनी, पानी, सफाई, अवामी बैतुल खला और कचरे की निकासी का मुकम्मल इख्तियार दिया गया है। अगर कोई मंसूबा मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल ना हुआ तो मकामी हुकूमत खुद उसकी तकमील संभाल लेगी। ये मौजूदा लोकल बॉडीज एक्ट पंजाब में डिलीवर हो सकेगा या नहीं, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दानियाल अजीज साहब। बहुत शुक्रिया दानियाल साहब आपके वक्त का। ये फरमाइएगा, आपने इससे कबल भी बल्दियाती निज़ाम के हवाले से काफ़ी काम किया है, ख़ासतौर पर जब NRB के आप चेयरमैन थे। आपको क्या लगता है कि जो ये इस वक्त तब्दीली लाई गई है पंजाब ने, जो बल्दियाती एक्ट के अंदर या कानून के अंदर जो तब्दीली लेकर आई है, आपको लगता है कि इससे इस निज़ाम के अंदर बेहतरी आएगी या इससे मज़ीद जो है इस निज़ाम के अंदर बिगाड़ पैदा होगा? मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जी। सबसे पहले इसमें जो पेशरफ्त की थी वो PTI ने की थी, जब इन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में जो ज़िला की सतह है यानी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का जो सारा तसव्वुर था वो ही ख़त्म कर दिया और ये महज तहसील तक पाबंद कर दिया। जबकि तमाम दफातर, तमाम ऑडिट एंड अकाउंट्स का अमला, तमाम जो फाइनेंशियल वेयरविथॉल है वो सारी की सारी इजला में है, ज़िले में। तो ज़िले की तो गवर्नमेंट ही नहीं छोड़ी। इन्होंने ये किया कि वो जैसे इनके आदत है चेपियाँ लगाने की, तो इन्होंने क्या किया कि 4-4 महीने की चेपियाँ लगा दी हैं। यानी 4 महीने एक चेयरमैन होगा, 4 महीने दूसरा चेयरमैन होगा, 4 महीने तीसरा चेयरमैन होगा और बदस्तूर कौन होगा? वो सिर्फ डिप्टी कमिश्नर होगा। और ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ का एक नया इन्होंने जो ना तस्वर दिया। ये मुकम्मल तौर पर इंतज़ामिया ने बनाया, इंतज़ामिया के लिए। इंतज़ामिया ये गवर्नमेंट चला रही है, इंतज़ामिया ने इमरान खान को बना के दिया था। ये एक मज़ीद सबूत है कि ये सियासी जमातें बिल्कुल फारुकुल बाला है। इनका कोई नीयत नहीं ठीक जमहूरियत के साथ, ना आवाम के साथ, ना उनको बाख्तियार बनाने के लिए, ना उनके आगे जवाब दे होने के लिए। तो ये इस चीज़ का सबूत है। और ये चलाने के लिए भी मेरे ख्याल में ये चलने के काबिल ही नहीं है ये एक्ट। ये तो सारों ने चैलेंज कर देना फौरी तौर पर। और ये 140A आइन की सीधी सीधी खिलाफ वर्जी है मुकम्मल तौर पर। असल हकीकत यह है कि ये एक्ट उस चीज़ का नाम है कि अवाम से आप छुपना चाहते हैं क्योंकि आपकी कारकर्दगी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ दानियाल साहब, हुकूमत कहती है कि वो बेहतर सर्विस डिलीवरी के लिए ये सब कुछ कर रही है और फिर अब उनको हल्का बंदियों के लिए 4 माह का वक्त भी मिल गया है। तो आप समझते हैं कि हुकूमत जिस तरह चाहती है उस तरह इस निज़ाम को इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो जाएगी, या जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये चैलेंज हो जाएगा तो क्या बल्दियाती इंतखाबात फिर आगे ताख़ीर का शिकार हो जाएंगे? जी बिल्कुल। जब भी कोई पहले जब PTI की हुकूमत थी और उस वक्त पता चलता था कि कोई जलसा जुलूस होने लगा तो वो फौरन लोकल गवर्नमेंट अनाउंस कर देते थे, हालांकि उन्होंने पूरे टेन्योर में पंजाब का करवाया ही नहीं। इसी तरह आज की सूरत हाल है, सिर्फ चेहरे बदले हुए। यानी नवंबर में PTI अनाउंस कर रही है कि कराची में, पंजाब में और ये खैबर पख्तूनख्वा कैपिटल में इन्होंने जलसा जुलूस शुरू करने हैं। तो इन्होंने साथ ही एक दिन में ठक जो है लोकल गवर्नमेंट सारी। लेकिन दानियाल साहब, आपको लगता है कि ये जो अब तब्दीली की गई है खासतौर पर पंजाब के हवाले से, इसमें जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो मजबूत होंगे सिस्टम के अंदर, या आपको लगता है कि ब्यूरोक्रेसी मजीद मजबूत हो जाएगी इसके साथ? मुकम्मल ब्यूरोक्रेसी के लिए जी लोकल गवर्नमेंट को तो यूनियन काउंसिल की हद तक छोड़ दिया और यूनियन काउंसिल के भी तमाम फंक्शन खत्म कर दिए। और जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का चैप्टर है उसमें जो इन्होंने कहा है कि जब ये अवार्ड बनाएंगे जो असल में तकसीम का फैसला होगा तो जो कमीशन के सिफारिशात हैं उनको मद्देनजर रखेंगे, यानी दे विल हैव रिगार्ड टू, जबकि पहले लिखा हुआ था इन अकॉर्डेंस विद। तो इन अकॉर्डेंस विद का मतलब ये है कि उसके मुताबिकत में आप करेंगे।
और ये कह रहे हैं कि जी हम रिकॉर्ड देंगे, यानी हम उनको भी देख लेंगे। मतलब ये कि इन्होंने सारी की सारी जगह अपनी मर्जी करनी है। और यहाँ तक जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन है वो पार्टीलेस करवाया है, और जब पार्टीलेस करवा के जब आप पार्टी ज्वाइन कर लेंगे तो उसके बाद आपके ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी कि अगर आप वोट नहीं देंगे या आप गैर हाजिर रहेंगे तो आपको बरतरफ कर दिया जाएगा। और उससे पहले एक मुकम्मल छानबीन है। यानी अगर आप इसको देखें, सबसे बड़ा सेक्शन जो है वो क्वालिफिकेशन का है। यानी यहाँ तक पता नहीं क्या क्या उसमें लिख दिया है जो पहले कभी लोकल गवर्नमेंट में इस तरह से आया ही नहीं। तो पहले इन्होंने छाननी फेरनी है क्वालिफिकेशन पे के उसके कागजात नामजदगी नहीं जमा होने देने। फिर उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट होके आ भी जाए तो उसको फिर लालच दे के तो पार्टी ज्वाइन करवाना है। जब वो एक दफ़ा पार्टी ज्वाइन कर लेगा तो उसके बाद उसको जो वो वहाँ से हिलने नहीं देंगे कि आपको बरतरफ कर देंगे। और उसके अलावा भी मुख्तलिफ क्लॉजेज हैं जिसमें ये लोगों को बरतरफ कर सकते हैं। तो ये तो मुकम्मल तौर पर जमहूरियत की तौहीन है। तो ये नारा लेके चलते थे जी वोट को इज्जत हो। अब इन्हीं का बनाया हुआ जो 2022 का है वो उसको देख लें, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसमें पूरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है। जो इससे पहले लोकल गवर्नमेंट सारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बनी है उसमें आप देख लें। और हैरानगी की बात यह है कि मेरा नहीं ख्याल है ये किसी इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर बड़ा नुक्ताचीनी पीपल्स पार्टी ने की थी। और उस नुक्ताचीनी के तहत उन्होंने कहा था कि हम असेंट नहीं देंगे, फिर 1 लाख तो उन्होंने असेंट भी दे दिया। तो इसका मतलब है उनको कोई ना कोई अश्योरेंस हुई है कि आप फिक्र ना करें, ये ऐसी कोई बात नहीं है, हम जो है ना आगे जाके ठीक कर लेंगे। इस तमाम सूरत हाल के हवाले से यानी आपको लगता है कि ये पाया तकमील तक जो पंजाब हुकूमत सोच रही है उस तरह नहीं पहुंच पाएगा। बहुत शुक्रिया दानियाल अजीज साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ चलते, ब्रेक बाद वापस आएंगे तो एक और अहम मामले के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, ये बरीदा बदन, ये दिल दहला देने वाली आहें, ये फरियाद भरी आवाज़ें, याद रखना मेरा अल्लाह है, याद रखना मेरा अल्लाह है। ये फ़कत एक मंजर नहीं, ये नाज़ियाने नुमा पाइप किसी एक शख्स के जिस्म पर नहीं बरस रहे। ये जन्नाटेदार थप्पड़, ये तार तार बदन इस पूरे मुआशरे के मुंह पर तमाचे हैं। ये वाक़या रावलपिंडी के इलाके गवाल मंडी में पेश आया, जहां एक शहरी को बरहना करके बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें देखा जा सकता है कि 8 से 10 अफराद मुतासरा शहरी पर प्लास्टिक की पाइपों, लातों और मुक्कों से तशद्दुद कर रहे हैं। कुछ मुल्जिमान के हाथों में असलहा भी वाज़े तौर पर नजर आ रहा है। पुलिस के मुताबिक मुतासरा शहरी ने कंटोनमेंट बोर्ड इंतजामिया को स्क्रैप के गोदामों के हवाले से शिकायत की थी, जिस पर मुश्तमिल मुल्जिमान ने उसे पकड़कर रस्सियों से बांधा और तशद्दुद किया। वाक़े का मुकदमा थाना सिटी में दर्ज कर लिया गया है और इसमें दहशतगर्दी की दफात भी शामिल की गई हैं। पुलिस ने अब तक 6 मुल्जिमों को गिरफ्तार किया, जिनमें यासर खान, मलिक जुनेद जहीर, फैसल, समर अब्बास, रोहेल और रब नवाज उर्फ नन्ना शामिल है। गिरफ्तार मुल्जिमों में से एक यासर खान के मुतालिक बताया जा रहा है कि वो महकमा पुलिस का मुलाजिम है जो नेशनल पुलिस फाउंडेशन में तैनात था। जुमेरात के रोज गिरफ्तार मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। तफ्तीशी अफसर ने 14 रोजा रिमांड की इस्तदा की थी, तहम अदालत ने मुल्जिमों को दोबारा 31 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म दिया है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए रावलपिंडी से हमारे नुमाइंदे चौधरी सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद, ये बताइएगा इस मामले के हवाले से अब तक क्या तफसीलात सामने आई हैं और क्या पुलिस की जानिब से मुल्जिमान को जो गिरफ्तार किया गया, क्या वो वीडियो वायरल होने के बाद किया गया या उससे पहले भी कोई कार्रवाई इस तरह की अमल में लाई जा चुकी थी? ज़ौक, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, ये रावलपिंडी का इलाका है, गंज मंडी। इसमें एक अफसोसनाक वाक़या आज से तकरीबन 1 माह पहले ये वाक़या पेश आया। जैसे कि फुटेज में हमारे नाजरीन देख सकते हैं कि 10 लोग जो हैं वो प्लास्टिक पाइप से एक शहरी को बड़ी बेदर्दी से बरहना करके उसको मार रहे हैं। ये 1 महीने पहले का वाक़या है और ये इसकी वीडियो है वो तकरीबन 3 दिन पहले जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, जिसकी वजह से रावलपिंडी पुलिस जो है वो हरकत में आती है और उसके बाद इन लोगों को जारी करने के लिए पहुंचती है। पहले फेज़ में एक शहरी जो है वो एक जो मारने वाला जो जिसमें से 10 लोग हैं उनमें से एक मुल्ज़म जो है वो गिरफ़्तार हुआ और उसके बाद रावलपिंडी पुलिस ने तकरीबन अब तक जो है वो 6 मुल्ज़म जो है वो गिरफ़्तार कर लिए हैं। इनमें से एक मरकज़ी मुल्ज़म जो है जिसके हाथ में असला आप देख सकते हैं फुटेज में उसने उठाया हुआ है और वो बेदर्दी से उसको बरहना करके साथ उसको मार भी रहा है और एक गलीज़ गालियाँ भी जो है वो शहरी को दे रहा है और उसके बाद ये शहरी जुनेद नाम है इसका और इसको भी इस वक्त जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। जैसा कि आपने पूछा कि ये वाक़या हुआ क्या, किस वजह से इस शहरी को इन्होंने मारा, उसकी वजूहत हम आपको ये बताते चलें कि ये शहरी
गंज मंडी के इलाके में रहता है। वहाँ पर जो मारने वाला शख्स है, मुलज़म है, इसने वहाँ पर इसके कोई गोदाम है और गोदामों के अंदर कुछ गैर हरकत जो है वो वहाँ देखी गई हैं वहाँ पर, तो जिसकी वजह से वहाँ गंज मंडी के जो इलाके के जो शहरी हैं, महल्लेदार हैं, उन्होंने इसकी शिकायत की। वहाँ पर जो कंटोनमेंट का जो इलाका है उन वहाँ पे वहाँ को एक एप्लीकेशन दी गई। ज़राए का ये बताना है कि जब वहाँ पर ये एप्लीकेशन दी गई तो इस शहरी के ऊपर वहाँ की इंतज़ामिया है, उन्होंने कुछ इसके ऊपर कार्रवाई की और यहाँ पे जो गोदाम थे उनको सील किया गया। और सील करने के बाद ये जो मारने वाला शख्स जुनैद है, इसने वहाँ पर महल्ले में आकर जो है वो इस शहरी को जो है बरहना किया और उसके बाद इसको मार पिटाई की कि तुमने ये शिकायत कंटोनमेंट बोर्ड को क्यों लगाई। दूसरी बात आपने ठीक है, ये तमाम तस्वीर उस वक्त हुई, लेकिन ये बताइएगा कि जो मुकदमा दर्ज किया गया इन अफराद के खिलाफ, ये किन दफात की बुनियाद पर किया गया, उसमें क्या दर्ज किया गया मुकदमे में, और दूसरा क्या इन जितने भी लोग गिरफ्तार किए गए इनका कोई साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है? जैसे कि आपने ये बताया कि इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है, हमारे ज़राए ने ये बताया है कि कोई इतना बड़े को क्रिमिनल नहीं है, कोई छोटे मोटी इनके ऊपर FIR जो है वो दर्ज हैं और लोगों को डराना धमकाना जो है वो इनके मामूल की रोज़ की रूटीन है, क्योंकि ये बिजनेसमैन हैं। और जैसा कि आपने फुटेज में भी देखा जिस तरीके से ये शहरी को मार रहे थे, इससे तो ये लग रहा है कि ये बहुत बड़े कोई गुंडे हैं, जिसकी वजह से वो लोगों को अंदर उस महल्ले के अंदर इन्होंने खौफ व हिरास इतना फैलाया कि शहरी जो है वो परेशान है। खैर इस पे रावलपिंडी पुलिस जो है जिसमें CPO रावलपिंडी नासिर हमदानी की सरबराही उन्होंने एक इस पे नोटिस लिया और अब इस पे इंक्वायरी जो है वो मार की गई है। इस पे कहा गया है कि इसको इन लोगों को कैफरे किरदार तक जो है वो पहुँचाया जाएगा। इस पे अब देखना है कि आगे क्या होना है। ठीक है, यानी ये कहा जा रहा है कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, लेकिन मुतासरा शख्स क्यों मंजर आम से गायब है, वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद है और उसके हवाले से क्या बताया जा रहा है, उसकी तबीयत कैसी है, क्या अभी भी जख्मी है? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने ये बताया कि मुतासरा शख्स जिसको मार रहे थे प्लास्टिक के पैपों से, वो अभी तक जो है वो घर में ही है और उसके बारे में ये बताया ये जा रहा है कि वो इतना खौफ ज़दा हो चुका है कि अभी तक वो बाहर नहीं निकला। 1 महीने पहले का ये वाक़या है और उसके बाद तक अभी ये शहरी जो है वो खौफ की इस आलम में है कि वो घर से बाहर नहीं निकला। दूसरी तरफ एक अहम सवाल ये यहाँ पे उठ रहा है कि वहाँ पे जितने लोग इस महल्ले के अंदर रहते हैं वहाँ पे उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है। कोई भी ऐसा शहरी जो है वहाँ पे जिस महल्ले में ये वाक़या हुआ है वहाँ पे वो बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। वो खौफ व हिरास के अंदर फैला हुआ है उनके अंदर, वहाँ के उस महल्ले के अंदर, क्योंकि लोग जो हैं वो डरे हुए इतने हैं, ना तो किसी मीडिया से वो बात करने के लिए तैयार हैं, ना वो सोशल मीडिया पे बात करने के लिए तैयार हैं। किसी मीडिया वालों को हमने 12 दफ़ा उनसे कोशिश की कि बात की जाए, उनका मौक़िफ़ जाना जाए, वहाँ पर किसी सूरत में भी वो अपना मौक़िफ़ देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे ज़राए ने यह भी बात कन्फर्म की है कि ये जिन 10 लोगों ने इनको मारा था वो लोग जो हैं अभी भी इनको डरा धमका रहे हैं, उनके ऊपर मज़ीद जो है वो प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर एक अहम चीज़ जो ज़राए ने बताई है, उन्होंने ये बताया है कि रावलपिंडी के अंदर ये जब ये वाक़या हुआ था तो इसमें सुलह कराने के लिए भी एक थाना जो गंज मंडी के इलाके में जब ये वाक़या हुआ था वहाँ का एक पुलिस अफसर जो है वो भी बताया गया है। ज़राए ने ये बताया है कि वो इनकी सुलह कराने में अहम किरदार जो है वो करता रहा और जब ये कोशिश की गई 1 महीना पहले तो ये इनकी सुलह नहीं हुई और उसके बाद ये वीडियो मंजर आम पर आई, सोशल मीडिया पर शेयर हुई, मीडिया तक ये बात पहुंची, तो उसके बाद अभी जो है इनके ऊपर FIR दर्ज की गई जिसके अंदर आज जो है इनके अंदर 4 दफ़ात दहशत गर्दी के जो है दफ़ात जो हैं वो इनके ऊपर लगाए गए हैं। अब ये इनकी जैसे कि आपने सवाल किया था कि इनके ऊपर कितनी सज़ा जो है वो हो सकती है, कम से कम इनकी जो दहशत
गर्दी की दफात लगी हैं इनके ऊपर तकरीबन 10 साल की सज़ा जो है वो सुनाई जा सकती है। इससे मज़ीद सज़ा भी जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि अभी तक इनकी जो बाकी जो लोग हैं वो गिरफ़्तार नहीं हुए, सिर्फ 6 लोग गिरफ़्तार हैं। बताया ये जा रहा है जो FIR के अंदर दर्ज किया गया है उनमें से 6 से 7 लोग जो हैं वो नामजद किए गए हैं। हालांकि जो फुटेज में देखा जा सकता है उसमें तकरीबन 10 लोग जो हैं वो इसको मार रहे हैं। अब ये देखना है कि तमाम लोग गिरफ़्तार होने के बाद ये पता चलेगा कि इनमें से कितने लोग जो हैं वो मारने में शामिल थे। आज इनको रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। इनको जो है रिमांड के लिए रावलपिंडी में तहवील में दे दिया गया है। इसके बाद अगला लाएमल क्या होगा इसको मजीद जो है उसकी तफसीलात ठीक है, जैसे जैसे ये केस आगे प्रोसीड होगा वैसे वैसे ही इसके अगले लाहे अमल के हवाले से भी बताया जाएगा और उम्मीद करते हैं कि इस केस में भी इंसाफ मिले और कोई भी नाइंसाफ़ी वायरल होने से पहले ही उस पर एक्शन ले लिया जाए। बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदे चौधरी सज्जाद मसूद मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आज के प्रोग्राम से इतने, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।